हाय फ्रेंड्स, कैसे सभी लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी की दुनिया में। लास्ट क्लास जो हमने डिस्कस की थी, जो कि हमारी क्लास नंबर 27 थी, उसमें हमने डिस्कस किया था पिपीरियल पीरियड के बारे में। पिपीरियल पीरियड क्या होता है, कितना ड्यूरेशन का होता है, कितने प्रकार का होता है, इस सबसे जो भी सवाल बन सकते हैं वह हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हमारी जो क्लास है, जो कि ओबीजी की क्लास नंबर 28 है, इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग टू द ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, कितनी फेजेज होती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अराइज होता है एग्जाम में, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिसऑर्डर पे चले जाएंगे। बोले तो ऑब्स्टेट्रिक और गायनी की नॉर्मल चीज़ें हम डिस्कस कर चुके होंगे। उसके बाद हम जो भी पढ़ेंगे वो केवल बीमारियां होंगी, यानी ऑब्स्टेट्रिक में आने वाली जो इंपॉर्टेंट बीमारियां, उन सबका हम अध्ययन आगामी क्लासेस में करने वाले हैं। क्लियर। तो ब्रेस्ट फीडिंग में सबसे पहले जो आपका ब्रेस्ट फीडिंग होता है, यहाँ पर आपने क्वेश्चन सुना होगा ईबीएफ के नाम से। ईबीएफ बोलो तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, नाम सुना होगा। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है बेटा, किसी भी बच्चे को जन्म के बाद 6 महीने तक केवल माँ का दूध पिलाना, पानी भी नहीं पिलाना होता है, केवल माँ का दूध, यह कहलाता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है ब्रेस्ट फीड टू ए चाइल्ड अप टू 6 मंथ। 6 महीने तक एक बच्चे को केवल माँ का दूध पिलाना। क्लियर। अप टू 6 मंथ। क्लियर। नॉट एनीथिंग अदर देन द, not given anything other than the not given anything other than the breast milk। उसे 6 महीने तक ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कुछ नहीं देना होता है, और यही क्या कहलाता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहलाता है। 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध मिलना चाहिए, यह एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहलाता है। नंबर सेकंड, वीनिंग कब से स्टार्ट हो जाती है। वीनिंग कब से स्टार्ट हो जाती है, क्वेश्चन सुनिएगा। वीनिंग स्टार्टेड अप टू 6 मंथ। क्लियर। 6 महीने से ही बच्चे को वीनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे ही एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग समाप्त होती है, हमें वीनिंग प्रारंभ कर देना होता है। उसमें हम माँ के दूध के साथ कुछ सप्लीमेंट देते हैं। वीनिंग का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग को डिसकंटिन्यू करना है। इसमें आपको ब्रेस्ट मिल्क प्लस सम न्यूट्रेटिव फूड्स देना स्टार्ट कर देना है। बच्चे को कुछ न्यूट्रेटिव भोजन प्लस मिल्क देना होगा। माँ का दूध तो लेता रहेगा, साथ में आप कुछ मस्टर्ड बनानाज, मस्टर्ड राइस, क्लियर, योर पोटैटोज, ये हल्का सा आप चालू कर सकते हैं बाहर से, सेरेलैक। इसके अलावा नंबर 3 आता है कंप्लीमेंट्री फीडिंग। कंप्लीमेंट्री फीडिंग, कंप्लीमेंट्री फीडिंग कब तक करवाते हैं, मतलब टोटल एक बच्चे को कब तक दूध पिलाना चाहिए, तो तुम्हारा जवाब होगा अप टू 2 साल। अप टू 2 साल। 2 साल तक बच्चे को अपने माँ का दूध पीते रहना चाहिए। 2 साल तक आप बच्चे को माँ का दूध पिला सकते हो। क्लियर। नॉर्मल जो ब्रेस्ट फीडिंग हम करवा रहे हैं, उसको इनिशिएट कब से कर देना चाहिए। इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ये सारे के सारे मैं तुम्हें सवाल बता रहा हूँ। क्लियर। ब्रेस्ट फीडिंग मतलब बच्चा पैदा हुआ, उसके ठीक बाद में आपको ब्रेस्ट फीडिंग कब से प्रारंभ कर देनी चाहिए। तो जवाब सुनिएगा। यहां पर आपको ब्रेस्ट फीडिंग अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो बेटा जी इस अवस्था में आप चालू कर सकते हैं विथ इन हाफ एन आवर, विथ इन हाफ एन आवर्स, और एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके आप नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को दुग्धपान करवाना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन
अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है, इन सिजेरियन सेक्शन, तो आपको प्रारंभ करना होता है थोड़ा डिलेज, तो जवाब होगा विद इन 4 आवर। विद इन 4 आवर्स आपको ब्रेस्ट मिल्क जो है वह स्टार्ट कर देना चाहिए। आगे सुनिएगा, नेक्स्ट आपके जो आपका ड्यूरेशन ऑफ फीडिंग होता है वह कितना होना चाहिए, कितनी देर दूध पिलाना चाहिए। तो ड्यूरेशन ऑफ फीडिंग होता है 20 मिनट्स इन ए सिंगल टाइम। 20 मिनट्स, एक बार में दूध 20 मिनट पिलाना चाहिए। 20 मिनट्स इन ए सिंगल टाइम, एक बार आपको 20 मिनट के लिए दूध पिलाना होगा। उसमें 10 मिनट्स ईच ब्रेस्ट होना चाहिए। 10 मिनट्स ईच ब्रेस्ट, हर ब्रेस्ट को 10 मिनट का समय दीजिएगा और टोटल 20 मिनट्स में से आप दूध पिला सकते हो। क्लियर? एवरेज कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, मतलब आप कितने समय में पिलाते रहेंगे, एवरेज फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, एवरेज ब्रेस्ट मिल्क कराना चाहिए एवरी 2 to 3 आवर्स। ब्रेस्ट फीडिंग एवरी 2 to 3 आवर, हर 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। और एवरेज 7 टाइम्स इन ए डे, एक दिन में अनुमानित 7 बार आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। क्लियर? इसका जो डिजायर होता है, रिक्वायरमेंट कब होगी, बच्चे को कब दूध पिलाना चाहिए, तो इट इज डिमांड फीडिंग। क्लियर? रिक्वायरमेंट ब्रेस्ट मिल्क का तो मैं बोलूंगा ऑन डिमांड फीडिंग। ऑन डिमांड फीडिंग, जब बच्चे को डिमांड हो कि मुझे दूध चाहिए, उस समय आप पिला सकते हो उसको ऑन डिमांड फीडिंग। बच्चे की डिमांड क्या होती है भैया, तो बच्चे की डिमांड रहने वाली है भाई ऑन डिमांड फीडिंग, और डिमांड रहने वाली होती है क्राई ऑफ बेबी। बच्चे का क्राई जो होता है, इट इज कॉल्ड डिमांड फीडिंग। क्राई ऑफ द बेबी, बच्चा अगर रो रहा है, इसका मतलब ही मस्ट सी और ही मस्ट रिक्वायर द ब्रेस्ट फीडिंग। क्लियर? यह साइन होता है उसके रिक्वायरमेंट का। क्या क्या पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू योर ब्रेस्ट फीडिंग। नंबर फर्स्ट, ब्रेस्ट फीडिंग में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मैंने स्टार्ट किया। ईबीएफ बोले तो 6 महीने तक केवल माँ का दूध या एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहलाएगा, इसमें कुछ नहीं देना है आपको। इसके अलावा वीनिंग कब से प्रारंभ कर देनी चाहिए, जवाब होगा 6 महीने से। वीनिंग का मतलब क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क के साथ में कुछ न्यूट्रिटिव भोजन बच्चे को चालू कर देना ही क्या कहलाता है, वीनिंग। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब तक होनी चाहिए, जवाब होगा 2 साल तक। आपको ब्रेस्ट फीडिंग कब शुरू कर देना चाहिए, जवाब होगा अगर नॉर्मल डिलीवरी तो भैया आधे घंटे में चालू कर दो या एज सून एज पॉसिबल कर सकते हैं। अगर सीजेरियन सेक्शन है तो 4 आवर्स के अंदर अंदर आप प्रारंभ कर सकते हैं। एक बार में ब्रेस्ट फीडिंग कितने समय के लिए, तो 20 मिनट्स के लिए होगा सिंगल टाइम। उसमें एक ब्रेस्ट को आपको 10 मिनट का समय देना होता है, दोनों ब्रेस्टों को 20 मिनट्स से देना है। एवरेज फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो हर 2 से 3 घंटे में बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, और इससे एवरेज निकल कर आता है लगभग 7 बार हम एक दिन में करवा सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। रिक्वायरमेंट ऑन द डिमांड फीडिंग होता है, बच्चे की आवश्यकता। यहाँ बच्चा ऐसा थोड़ी बोलेगा मम्मा मुझे दूध चाहिए, भैया उसे क्या चाहिए, तो इसके लिए क्या करता है, वह क्राई करता है। क्लियर? तो आप क्राई के आधार पर आप इसे बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिएगा आगे मैं बात कर रहा हूँ इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में, और कुछ बेनिफिट्स यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग का एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है कॉन्ट्रासेप्शन, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। बेनिफिट्स में देखिएगा, सबसे पहला फर्स्ट बेनिफिट में बात कर रहा हूं मैटरनल बेनिफिट्स। मैटरनल बेनिफिट्स, माता जी के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं भैया ब्रेस्ट फीडिंग कराने से, माँ को क्या क्या फायदा है। तो नंबर पहला फायदा होता है, नंबर फर्स्ट इज योर कॉन्ट्रासेप्शन। ब्रेस्ट मिल्क या ब्रेस्ट फीडिंग इज ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। क्लियर? यह एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है
नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। यह एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है और यह कॉन्ट्रासेप्शन के रूप में काम करता है। जैसे कैसे करेगा सुनिए, यहाँ दो तरीके मैं आपको बता रहा हूं। मानो ब्रेस्ट फीडिंग जब भी होती है तो इससे एक चीज कंफर्म बनेगा, वह होगा प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाना। तो मैं एक लाइन में बोलूंगा इंक्रीज प्रोलैक्टिन, इंक्रीज प्रोलैक्टिन। जब भी आप ब्रेस्ट मिल्क करवाते हैं तो प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा हो जाना है। जब भैया प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा होगा तो क्या होने वाला है, तो यह डिक्रीज करेगा जीएनआरएच को। जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को कम कर देगा। क्लियर? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को यह कम कर देने वाला है। जब भैया जीएनआरएच कम हो जाएगा तो एचपीओ एक्सिस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं एक लाइन में बोलूंगा एबनॉर्मल एचपीओ एक्सिस। आपका जो एचपीओ एक्सिस है वह परिवर्तित हो गया हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, ये मैंने डिस्कस करके बताया तुम्हें। और जब ये कम हो जाएगा तो मैं बोल दूंगा डिक्रीज एफएसएच एंड एलएच, दोनों हार्मोन कम होंगे। जब ये दोनों कम हो जाएंगे तो नो ओवुलेशन, ओवुलेशन नहीं होगा। और लास्ट में मैं बोल दूंगा नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब ओवुलेशन हुआ ही नहीं है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। क्लियर? इस रूप में, ये पहले रूप में काम करता है आपका। दूसरा एक चीज और मैं बोलूंगा यहां से कि जब ये है ही नहीं, ओवुलेशन हुआ ही नहीं है, तो मैं बोल दूंगा नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब भैया प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती, यहां पर कोई ओवम नहीं है। ओवम नहीं है इसका मतलब महिला कॉन्ट्रासेप्शन के रूप में ये काम करेगा। ये तो पहला प्रोसेस देखिएगा। दूसरा, जब बढ़ा हुआ प्रोलैक्टिन ये क्या करता है, तो मैं एक लाइन और में और बोलूंगा, यह क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, reduce the ovarian response towards FSH। FSH हार्मोन जो है उसका काम नहीं करने देगा ओवेरी पर। जब भैया ओवेरीज पर काम ये नहीं करेगा तो मैं बोलूंगा नो फॉलिकुलर ग्रोथ, फॉलिकुलर ग्रोथ नहीं होगी, नो फॉलिकुलर ग्रोथ। और जब फॉलिकुलर ग्रोथ नहीं हो रही है इसका मतलब नो ग्राफियन फॉलिकल, तुम्हारा ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनेगा। और भैया जब ग्राफियन फॉलिकल बना ही नहीं है इसका मतलब नो ओवुलेशन। जब ओवुलेशन नहीं हुआ है तो भैया फर्टिलाइजेशन की संभावना नहीं होगी। तो एक लाइन में लास्ट में क्या बोल देंगे, नो फर्टिलाइजेशंस, यानी यहां पर प्रेगनेंसी नहीं होगी। यही तो हम बोल रहे हैं कि यह नॉर्मली प्रेगनेंसी को रोक रहा है, तो नो फर्टिलाइजेशन। क्लियर? इसका यह एक तरीका हो गया। तीसरा तरीका एक और देखिएगा, जो बढ़ा हुआ लैक्टेशन प्रोलैक्टिन है वह और क्या कर सकता है, तो यह जो तुम्हारा बढ़ा हुआ प्रोलैक्टिन ये डिक्रीज करता है एलएच हार्मोन को, लुटिनाइजिंग हार्मोन को। और जब लुटिनाइजिंग कम हो जाएगा तो मैं बोलूंगा नो ओवुलेशन, यह ओवुलेशन नहीं करने देगा। और ओवुलेशन नहीं करने देगा तो फाइनली नो फर्टिलाइजेशन। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत सारी चीजें करता है लेकिन उन सब का अल्टीमेट गोल एक ही है कि कुछ दिनों तक यह प्रेगनेंसी को रोक देता है। क्लियर? तो यह पहले पॉइंट हो गया इसका, फर्स्ट मैटरनल बेनिफिट की कॉन्ट्रासेप्शन के रूप में काम करता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंटों की बात मैं कर रहा हूं। दूसरा मैटरनल बेनिफिट, यह लैक्टेशनल एमेनोरिया भी करता है। लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेशनल एमेनोरिया जब करेगा तो ब्लडिंग भैया कम होगी, और ब्लडिंग कम होगी तो इस अवस्था में यह कहीं ना कहीं आयरन और हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करता है। लैक्टेशनल एमेनोरिया कब तक रह सकता है, जवाब होगा अप टू 6 मंथ। यह 6 महीने तक महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल की अनुपस्थिति देखी गई है। लैक्टेशनल एमेनोरिया इसे हम कह देते हैं, यह हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा, इसी वजह से क्या करेगा, यह मेंटेन करेगा डिक्रीज ब्लड लॉस,
यह ब्लड लॉस को मेंटेन करता है। इसके अलावा और क्या मैनेज करेगा भैया, डिक्रीज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को लॉस करे, डिक्रीज करेगा ये। इसके अलावा यह पीपीएच को कम करता है, पोस्ट पार्टम हेमरेज को भी कम करेगा। कैसे कम करेगा, जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, जब भी आप प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो उससे सुनिएगा बेनिफिट होता है इंक्रीज ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जब भी ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते हैं, और जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते हैं इस अवस्था में मैं बोल दूंगा डिक्रीज पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज की अवस्थाओं को कम कर देगा यह। क्लियर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पीपीएच को कम करने में बेनिफिट कर रहा है ये। इसके अलावा और देखिएगा ये क्या करता है आपका ब्रेस्ट फीडिंग मैटरनल के अंदर। इसके अलावा यह तुम्हारा हीलिंग को प्रमोट करता है, प्रमोट हीलिंग्स, प्रमोट हीलिंग। ये सारे की सारी चीजें तुम्हारे माताजी के लिए बेनिफिशियल हैं। अब मैं बात करूं बच्चे के लिए, कुछ फीटल बेनिफिट्स भी हैं, इसको हम चाइल्ड बेनिफिट बोलेंगे। चाइल्ड बेनिफिट्स, बच्चे को क्या क्या बेनिफिट्स हैं तो देखिएगा बच्चे के बेनिफिट्स। बच्चे के बेनिफिटों में पहला बेनिफिट है आपका प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। बच्चे को भैया हाइपोथर्मिया से रोकता है ये, क्योंकि मैटरनल स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहने वाला है, मां के स्किन के कांटेक्ट में आएगा, मैटरनल स्किन कांटेक्ट में रहेगा, तो कहीं ना कहीं हाइपोथर्मिया से इसकी रक्षा हो जाएगी। दूसरा यह माल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन, पोषण उसे मिलेगा। इसके अलावा मैटरनल चाइल्ड बॉन्डिंग बढ़ेगी, से इंप्रूव होगी, इंक्रीज मैटरनल चाइल्ड बॉन्डिंग, बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। क्योंकि इसमें IgA होता है, क्या होता है इसमें IgA भरपूर मात्रा में, जिसे हम सिक्रेटरी एंटीबॉडी बोल देते हैं। तो कहीं ना कहीं यह सारी चीजें एक फेवर करती हैं और जो तुम्हारा बच्चा है उसके लिए बेनिफिशियल यह रहने वाली है। क्लियर है, ये सारे का सारा बेनिफिट मिलेगा बच्चे के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम बात करते हैं कुछ इसकी स्टेप्स के बारे में। फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन, फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन। सबसे पहला देखिएगा, नंबर फर्स्ट इज कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम पहले 3 दिन का मिल्क होता है, ड्यूरेशन इसकी होती है फर्स्ट 3 डेज मिल्क, फर्स्ट 3 डे मिल्क। पहले 3 दिन का जो दूध होता है वह कोलेस्ट्रम कहलाता है। यह कैसा है याद रखिएगा, यह थिक होता है, गाढ़ा होता है एंड येलो कलर का होता है, पीला। पहले 3 दिन का पीला गाढ़ा दूध होता है यह। इसमें क्या क्या पाया जाता है तो याद रखिएगा, इसमें मिलेगा IgA स्कॉल सिक्रेटरी एंटीबॉडी, सिक्रेटरी एंटीबॉडी है यह। इसके अलावा ज्यादा मात्रा में यही होता है IgA, इसके अलावा IgE हो सकता है, IgM हो सकता है। इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन मिलने वाला है, सोडियम मिलने वाला है, क्लोराइड मिलने वाला है, यह चीजें और इसमें पाई जाती है, प्रोटीन, सोडियम, क्लोराइड,
क्लियर। और एंटीबॉडी में IgA एंटीबॉडी इसमें पाई जाती है। पहले 3 दिन का दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है। दूसरा ट्रांजिशनल मिल्क होगा, ट्रांजिशनल मिल्क। ट्रांजिशनल मिल्क होता है 3 दिन से लेकर, इसकी ड्यूरेशन है 4th डे, 3 दिन के बाद, तो 4th डे टू नेक्स्ट 10 to 12 डेज, 4 दिन के बाद से आगामी 10 से 12 दिन तक जो मिल्क निकलता है वह कहलाता है ट्रांजिशनल मिल्क कहलाता है। क्लियर। रियलिटी में रियल मिल्क प्रोडक्शन 4th डे से स्टार्ट होता है, 4थे दिन से। क्लियर। रियल मिल्क प्रोडक्शन, रियल मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम 4th डे, 4थे दिन से चालू होता है यह। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं देखिएगा। ट्रांजिशनल मिल्क में आपको मिलेगा हाई कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, इसके अलावा लो अमाउंट में मिलता है प्रोटीन। तो यह है तुम्हारे भरपूर मात्रा में तुम्हारे पास रहेगा ट्रांजिशनल मिल्क। सबसे लास्ट होता है मैच्योर मिल्क। मैच्योर मिल्क जो होता है ये निकलता है 10 to 12 डेज बाद, सीक्रेटेड आफ्टर 10 to 12 डेज, 10 से 12 दिन के बाद भैया जो निकलता है वह कहलाता है मैच्योर मिल्क। क्लियर। तो 3 मिल्क होते हैं, कोलेस्ट्रम, ट्रांजिशनल मिल्क और मैच्योर मिल्क। ये मैच्योर मिल्क 2 प्रकार का होता है। ए जो पहले आता है वह कहलाता है 4 मिल्क। क्लियर। इनिशियल मिल्क ऑफ ब्रेस्ट फीड ऑफ ब्रेस्ट है। ब्रेस्ट का जो शुरू का मिल्क होता है वह कहलाता है 4 मिल्क। इसमें पानी ज्यादा होता है, याद रखिएगा, कंटेन मोर वाटर, इसमें पानी ज्यादा मात्रा में होता है। और ये किसकी पूर्ति करता है तो याद रखना, थ्रस्ट की। यह फुलफिल थ्रस्ट डिजायर ऑफ बेबी। बच्चे को प्यास बुझाने के लिए 4 मिल्क काम आता है, जो सबसे पहले दिया जाता है, निकलता है, या 4 मिल्क कहलाता है मैच्योर मिल्क में। दूसरा होता है हिंड मिल्क। लास्ट मिल्क होता है, लास्ट मिल्क ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का जो अंतिम मिल्क होता है वह क्या कहलाता है, हिंड मिल्क। इसमें ज्यादा मात्रा में होता है कंटेन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ये बहुमूल्य मात्रा में होते हैं। और यह क्या पूरा करेगा तो याद रखिएगा, इट फुलफिल एपिटाइट, भूख ऑफ बेबी, बच्चे की भूख को मिटाने के लिए काम करता है तुम्हारा हिंड मिल्क। तो ये नॉर्मल 3 प्रकार की फिजियोलॉजी मैंने बताई। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल, फिर ट्रांजिशनल मिल्क, फिर मैच्योर मिल्क। क्लियर है, चलेगा। इसके अलावा कुछ स्टेप्स बता रहा हूं तुम्हें। स्टेप ऑफ लैक्टेशन की कुछ स्टेप्स है। सबसे पहली स्टेप होती है मैमोजेनेसिस, दूसरा लैक्टोजेनेसिस, तीसरा गैलेक्टोकाइनेसिस, चौथा गैलेक्टोपोइसिस।
क्लियर। यह चार अवस्थाएं नॉर्मल लैक्टेशन की होती हैं। सबसे पहले बात कर रहा हूं मेमोजेनेसिस के बारे में। सबसे पहले है मेमोजेनेसिस। क्या होता है देखिएगा, मेमोजेनेसिस का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। क्लियर, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना मेमोजेनेसिस कहलाता है। किसकी वजह से होते हैं भैया? हार्मोन है, ड्यू टू एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इन दोनों हार्मोनों की देन है तुम्हारा मेमोजेनेसिस। और कब होता है याद रखना है? ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड। रिप्रोडक्टिव पीरियड, रिप्रोडक्टिव पीरियड। ये जरूरी नहीं है कि डिलीवरी के बाद ही हो, ये पहले भी होना स्टार्ट हो जाता है। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना प्रारंभ हो जाता है, इससे इस फेज का नाम होता है मेमोजेनेसिस। दूसरा सेकंड होता है दैट इज लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस इसका मतलब होता है मिल्क का सिंथेसिस और सिक्रेशन। क्लियर, मिल्क सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। यह किसकी वजह से हो रहा है याद रखिएगा, सबके बारे में बता रहा हूं। इसका वजह है, क्वेश्चन भी है, ड्यू टू प्रोलैक्टिन। इसका वजह है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से लैक्टोजेनेसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। बोले तो मिल्क का निर्माण होना और सिक्रेशन होना। भैया ये लैक्टोज क्या है देखिएगा, लैक्टोज जो होता है यह मिल्क शुगर होता है। यह डाइसैकेराइड है, इट इज ए डाइसैकेराइड। दो यूनिट आती हैं इसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। इस गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर भी बोलते हैं, इसका नाम होता है ब्रेन शुगर। इसीलिए बोलते हैं माँ का दूध बच्चे के ब्रेन को मैच्योर करता है, क्योंकि गैलेक्टोज उसमें होता है। क्लियर, यह एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन। किसके द्वारा? तो भाई लैक्टेज एंजाइम। जिस एंजाइम के द्वारा यह एब्जॉर्ब होता है वह लैक्टेज कहलाता है। इसकी प्रक्रिया ऐसे होती है देखिएगा, लैक्टोज कन्वर्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में यह काम हो रहा है। जिस एंजाइम के द्वारा हो रहा है उसका नाम है लैक्टेज। जिस एंजाइम के द्वारा हो रहा है वह है लैक्टेज। और कन्वर्ट किस में होगा? तो याद रखना है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। क्लियर, एक लैक्टोज इंटॉलरेंस नाम की समस्या हो जाती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस नाम सुना होगा। लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब होता है कि इंक्रीज लैक्टोज लेवल इन ब्लड। ब्लड में लैक्टोज का लेवल बढ़ रहा है, कारण डिक्रीज होता है। कारण बता रहा हूं, इसका कोज क्या है? डिक्रीज लैक्टेज एंजाइम। भैया लैक्टेज एंजाइम कम हो जाएगा तो यह ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट नहीं होगा, यह कहलाता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। ये सब कुछ मैंने आपको लैक्टोज के बारे में बताया है। क्लियर, तो लैक्टोजेनेसिस का मतलब मिल्क सिंथेसिस और सिक्रेशन होता है, हार्मोन प्रोलैक्टिन काम करता है। लैक्टोज एक मिल्क शुगर है, डाइसैकेराइड होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का बना हुआ होता है, एब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लैक्टेज एंजाइम के द्वारा करवाया जाता है। और
यह ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित होता है। अगर यह लैक्टेज एंजाइम नहीं है तो यह अवस्था कहलाती है लैक्टोज इनटॉलरेंस। क्लियर है? यह दूसरी अवस्था तुम्हारी पूरी होती है तो बोले तो लैक्टोजेनेसिस। तीसरी मैंने बोला गैलेक्टोकाइनेसिस। गैलेक्टोकाइनेसिस इसका मतलब होता है इजैकुलेशन ऑफ मिल्क। इजैकुलेशन ऑफ मिल्क ये किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा, बाय ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसका कारण है ऑक्सीटोसिन हार्मोन और इसी को बोलते हैं इजैकुलेशन रिफ्लेक्स। इजैकुलेशन रिफ्लेक्स या इसी का नाम सुना होगा लैट डाउन रिफ्लेक्स। लैट डाउन रिफ्लेक्स इनके द्वारा होता है इजैकुलेशन। प्रोसेस देखिएगा कैसे मिल्क इजैकुलेट होता है। तो मिल्क इजैकुलेशन प्रोसेस देखिएगा, सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग। जब भी ब्रेस्ट फीडिंग होती है, इस प्रक्रिया को समझिएगा, जब भी ब्रेस्ट फीडिंग होती है बेटा, तो ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होने वाला है? जब भी ब्रेस्ट फीडिंग होगी तो ब्रेस्ट फीडिंग में आपका बेबी सक करता है ब्रेस्ट को। बेबी सक द ब्रेस्ट, बच्चा ब्रेस्ट को सक करेगा। जब बच्चा ब्रेस्ट को सक करता है उस अवस्था में यहाँ से आपका T4, T5 एंड T6 आपका नर्व सेंड इम्पल्स टू हाइपोथैलेमस। यह मैसेज हाइपोथैलेमस के पास पहुंचता है T4, 5 और 6 के द्वारा। जब यहाँ मैसेज पहुंचेगा तो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन, या मैसेज आएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन। जब यहां से ऑक्सीटोसिन निकलेगा, ये काम करेगा मायो एपिथेलियल सेल्स पर। एक्ट ऑन मायो एपिथेलियल सेल ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट की मायो एपिथेलियल सेल्स पर काम यह करेगा। जब मायो एपिथेलियल सेल्स पर यह काम करेगा तो क्या होगा देखिएगा, इससे यह कॉन्ट्रैक्शन होगा। इनमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायो एपिथेलियल सेल्स। मायो एपिथेलियल सेल्स और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी मायो एपिथेलियल सेल्स तो क्या बाहर निकलेगा? मिल्क बाहर निकलेगा। मिल्क इजैकुलेशन हो जाएगा। यह कहलाता है गैलेक्टोकाइनेसिस। सबसे लास्ट एंड अंतिम होती है, उसका नाम है गैलेक्टोपोइसिस। गैलेक्टोपोइसिस यह मेंटेनेंस फेज है, बनाए रखना इसमें होता है, यानी मेंटेनेंस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन। मिल्क प्रोडक्शन को बनाए रखना और सिक्रेशन कराना, यह गैलेक्टोपोइसिस कहलाता है। और इसके लिए बेटा जी जो जिम्मेदार चीज है वह होगा बाय प्रॉपर सकिंग ऑफ ब्रेस्ट बाय बेबी। बच्चे के द्वारा माँ के ब्रेस्ट को सक करना इसका मेन कारण है। अगर माँ दूध पिलाती रहेगी तो मिल्क प्रोडक्शन होता रहेगा, नहीं पिला रही तो धीरे धीरे कम होना प्रारंभ कर देता है। तो यह तुम्हारी 4 स्टेप मैंने बोली। पहले स्टेप में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट मेमोजेनेसिस कहलाता है। दूसरे में मिल्क का प्रोडक्शन लैक्टोजेनेसिस कहलाता है। तीसरा मिल्क का इजैकुलेशन गैलेक्टोकाइनेसिस कहलाता है। और इस पूरी फेजेस का बनाए रखना गैलेक्टोपोइसिस
गैलेक्टोपोएसिस कहलाता है। क्लियर। इसके अलावा अब मैं कुछ आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन बता रहा हूं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, वहां मिल्क आपको नहीं देना होता है। सबसे पहले कॉन्ट्राइंडिकेशन में नंबर फर्स्ट, मैटरनल कॉन्ट्राइंडिकेशंस। मैटरनल कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग माँ की किन किन अवस्थाओं में नहीं देना चाहिए, इसकी एक ट्रिक बता रहा हूं। REAL, रियल। R बराबर रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी, अगर माँ रेडिएशन थेरेपी पर है अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी। दूसरा, इर्गोट डेरिवेटिव्स लाइक महिला मिथार्जिन या इर्गोमेट्रिन ले रही है, नाम सुना होगा तुमने, मिथार्जिन और इर्गोमेट्रिन्स। इन अवस्थाओं में भी ब्रेस्ट मिल्क कुछ समय के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसीलिए डिलीवरी जब सीजेरियन सेक्शन से होती है तो हम लेट ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। ए फॉर एंटी कैंसर ड्रग। एंटी कैंसर ड्रग, अगर महिला एंटी कैंसर ड्रग पर है तो भी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाएगी। और एल बराबर लिथियम थेरेपी। लिथियम थेरेपी, अगर माँ लिथियम थेरेपी पर है तो भी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएगी। ये चारों कंडीशन माँ की कंडीशन है, रेडिएशन थेरेपी, इर्गोट डेरिवेटिव, एंटी कैंसर ड्रग और लिथियम थेरेपी। इसमें हमें क्या नहीं कराना है, बच्चे को दुग्धपान नहीं कराना है। क्वेश्चन लिखा रहा हूं, अकॉर्डिंग टू WHO ब्रेस्ट फीडिंग नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एड्स। ब्रेस्ट फीडिंग नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एड्स नाम की बीमारियों में WHO के हिसाब से यह कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, डिपेंड ऑन फीमेल, महिला पर डिपेंड करेगा। अब दूसरा मैं बता रहा हूं फीटल या चाइल्ड कॉन्ट्राइंडिकेशन। चाइल्ड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। बच्चे की कौन कौन सी अवस्थाएं ऐसी हैं जिनके अंदर हमें मिल्क का फीडिंग नहीं कराना चाहिए बच्चे को। तो नंबर पहला है PKU, फिनाइल कीटोयूरिया। फिनाइल कीटोयूरिया बीमारी का नाम है PKU, फिनाइल कीटोयूरिया। क्या है यह, याद रखिएगा, इट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड। यह अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म का एक डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है, याद रखिएगा, जो आपका फिनाइल एनानीन होता है यह कन्वर्ट होता है टायरोसिन में। टायरोसिन में किसकी उपस्थिति में, तो जवाब होगा हाइड्रोक्सिलेज। हाइड्रोक्सिलेज की उपस्थिति में। यह नॉर्मल प्रक्रिया है। यह तुम्हारा जो टायरोसिन है इसमें यह कन्वर्ट हो जाता है। जब ऐसा नहीं हो रहा है, यह कन्वर्ट नहीं हो रहा होगा, तो ये बीमारी का नाम PKU होता है, फिनाइल कीटोयूरिया। यानी इन PKU, इन फिनाइल कीटोयूरिया, फिनाइल एनालाइन not convert in tyrosine, not convert in tyrosine, यह टायरोसिन में परिवर्तित नहीं होता है। यह PKU कहलाता है, फिनाइल कीटोयूरिया। और इसमें कीटोन बॉडीज प्रदर्शित हो जाती हैं यूरिन में। कीटोन बॉडीज
प्रेजेंट इन यूरिन, इसमें यूरिन में कीटोन बॉडीज प्रदर्शित हो जाती है, यह पीकेयू कहलाता है, फिनाइल कीटोयूरिया। तो इस अवस्था में तुम्हें नहीं देना है। दूसरी सेकंड दैट इज कॉल्ड आपका ऐसी अवस्था जिसे हम बोलते हैं गैलेक्टोसीमिया, गैलेक्टोसीमिया, इसमें भी नहीं देना है। बोले तो इंक्रीज गैलेक्टोज, इंक्रीज गैलेक्टोज लेवल इन ब्लड, बच्चे के अंदर, इन चाइल्ड, अगर जो बच्चा पैदा हुआ है उसके ब्लड के अंदर गैलेक्टोज का लेवल ज़्यादा जा रहा है, उस अवस्था को बोलते हैं गैलेक्टोसीमिया। इस अवस्था में भी तुम्हें नहीं देना है। इसका कारण सुनिएगा, ये क्या है, यह मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है गैलेक्टोसीमिया। क्लियर? सुनिएगा कैसे, क्योंकि जो गैलेक्टोज है ये परिवर्तित होता है, गैलेक्टोज जो होता है यह कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, किसकी उपस्थिति में, तो याद रखना है यह कन्वर्ट होता है गैलेक्टेज, गैलेक्टेज, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट, इसकी उपस्थिति में कन्वर्ट होता है। और अगर ये कन्वर्ट नहीं हो रहा तो इस अवस्था का ही नाम हम देते हैं गैलेक्टोसीमिया। तो इसमें क्या होता है, इन गैलेक्टोसीमिया, इन गैलेक्टोसीमिया ग्लूकोज नॉट कन्वर्ट गैलेक्टोज। क्लियर? गैलेक्टोसीमिया, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज नॉट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड इंक्रीज इन ब्लड, एंड इंक्रीज इन ब्लड, ये रक्त में लगातार बढ़ता रहता है। तो बेटा जी इसी अवस्था का नाम हम दे देते हैं गैलेक्टोसीमिया। क्लियर? ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके ब्रेस्ट फीडिंग से संबंधित हैं। आप एक बार क्विक रिव्यू कर लीजिएगा क्या क्या पॉइंट मैंने डिस्कस किए। सबसे पहले देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए यहाँ पर, आपके ब्रेस्ट फीडिंग से संबंधित सारे पॉइंट यह है। सबसे पहले आप देखिएगा जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही मिलना चाहिए, यह एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहलाती है। वीनिंग 6 महीने से प्रारंभ कर देते हैं। कम्प्लीमेंट्री फीडिंग 2 साल तक चलती है। ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मल डिलीवरी में आधा घंटा और एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट करते हैं। सीजेरियन सेक्शन में 4 घंटे के भीतर 20 मिनट में एक बार फीडिंग करवाना चाहिए, 10 मिनट ईच ब्रेस्ट को देना चाहिए। एवरेज फ्रीक्वेंसी लगभग 2 से 3 घंटे में देते हैं, बोले तो 7 बार कम से कम एक दिन में होना चाहिए। इसे डिमांड फीडिंग बोलते हैं, जो कि बच्चे की कड़ाई पर डिपेंड करता है। इसका मैटरनल बेनिफिट है, कॉन्ट्रासेप्शन में काम करता है यह। इसका अल्टीमेटली क्या होगा, यह ओवुलेशन प्रोसेस को रोक देता है। ये सारे प्रोसेस मैंने तुम्हें समझाया। लैक्टेशनल एमेनोरिया 6 महीने तक देखने को मिल सकता है। ब्लड लॉस कम हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कम हो सकता है, पीपीएच कम हो सकता है। इन सभी में ये काम कर रहा है। प्रमोट हीलिंग, बच्चे के बेनिफिट है, हाइपोथर्मिया से रोकेगा। मैटरनल आपका माल न्यूट्रिशन से रक्षा करता है। यह मैटरनल चाइल्ड बॉन्डिंग को बढ़ाता है और इम्यूनिटी को बच्चे की बढ़ा देता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमने डिस्कस किया इसकी फिजियोलॉजी की अवस्थाओं के बारे में कि आपका स्टेज क्या क्या होती हैं। एक तो यह हमने डिस्कस किया, दूसरा हमने डिस्कस किया था मिल्क के अंदर कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहले मैंने कोलेस्ट्रम तुम्हें नाम दिया। कोलेस्ट्रम पहले 3 दिन का काल आपका पीला दूध होता है, यह कोलेस्ट्रम कहलाता है। IgA में पाई जाती है, सिक्रेटरी एंटीबॉडी बोल देते हैं। फिर ट्रांजिशनल मिल्क निकलता है आगामी 10 से 12 दिन के लिए। एक्चुअल में मिल्क 4 दिन से ही सिक्रेट होता है, पहले दिन 3 दिन तो कोलेस्ट्रम आता है। फिर मैच्योर मिल्क होता है जो आगामी 10 से 12 दिन के बाद कंटिन्यू निकलता रहता है, या मैच्योर मिल्क होता है। इसके 2 भाग होते हैं, फॉर मिल्क और हिंड मिल्क। फॉर मिल्क में पानी होता है जो प्यास बुझाता है। हिंड मिल्क में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स होते हैं जो कि भोजन की पूर्ति करते हैं।
इसकी 4 अवस्थाएं बताया मैंने, मेमोजेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस और गैलेक्टोकाइनेसिस और गैलेक्टोपोइसिस। मेमोजेनेसिस का मतलब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा होता है। गैलेक्टोजेनेसिस यानी कि मिल्क का सिक्रेशन होना और प्रोडक्शन होना, यह प्रोलैक्टिन हार्मोन कराता है। लैक्टोकाइनेसिस मिल्क का एजैकुलेशन ऑक्सीटोसिन हार्मोन कराता है। और गैलेक्टोपोइसिस मिल्क के प्रोसेस को मेंटेन करके रखना, यह बेबी का ब्रेस्ट सकिंग करवा देता है। क्लियर है? ये सारे के सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए। इसके अलावा मैंने डिस्कस किया आपका कि कौन कौन सी वे अवस्थाएं जिसमें हम ब्रेस्ट फील्ड को नहीं कर देते हैं। माँ के अंदर 4 अवस्थाएं मैंने बोली, इसमें नहीं देना रियल, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन थेरेपी, रिगॉर्ड डेरिवेटिव, एंटी कैंसर ड्रग और लिथियम। याद रखना HIV एड्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। बच्चे की 2 अवस्थाएं बताया हूँ, फिनाइलकीटोयूरिया और गैलेक्टोसीमिया, दोनों मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। फिनाइलकीटोयूरिया एसेंशियल अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और गैलेक्टोसीमिया तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। क्लियर? इज ऑल थिंग्स आर द कंप्लीट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ योर ब्रेस्ट फीडिंग। इसी के साथ ये खत्म होता है टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नए टॉपिक था बोले तो डिसऑर्डरों के साथ में। थैंक यू।